आज ले भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं आज ले भी नहीं रहा हूँ आपके लिए। ये फर्दर के आगे के सेशंस में आएगा। अभी जो ये थोड़ा सा हमारा पार्ट छूटा हुआ है कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या है और रिटर्न्स क्या है, रिटर्न पे कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई हमारी आपकी, कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं और ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। आई थिंक 2 से 3 सेशन में ये सारी चीज़ें हमारी आपकी कवर अप हो जाएंगी। तो अपील एंड ऑडिट ये हम लोग का खत्म हुआ था। इस पे कोई क्वेरी है? सेक्शन ए, एनी क्वेरी? कोई क्वेरी है अपील और ऑडिट पर? सॉरी, ऑडिट एंड असेसमेंट पर कोई क्वेरी है? सर ये वाला टॉपिक अगर थोड़ा सा रिपीट हो जाता तो बेटर ओके होता। ओके। तो एक काम करते हैं बेटा, मैंने आपको शुरुआत में बोला है कि अब हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आप अब ये मत पूछिएगा कि कब है क्या है, ठीक? आपके लिए बेहतर राय ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आईबीएम का जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे, 2 चैनल हैं आईबीएम के, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करके है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको जीएसटी करके कुछ मिलेगा, और उसको जब आप ओपन करोगे तो उस पर सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मेरे मिल जाएंगे, और हर एक में ये लिखा हुआ है कि किस लेक्चर में क्या कवर हुआ है, विथ फुल डिस्क्रिप्शन। उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है कि ये किस चीज़ का लेक्चर है। तो पहले आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए, जो टॉपिक आपको देखना हो, फिर उसके बाद उस लेक्चर को सुन लीजिए। तो मैं चाहता केवल इतना हूँ कि आपकी जो क्वेरी है वो बिल्कुल पिन पॉइंट स्पेसिफिक हो जाए, क्योंकि डिटेल की चर्चा अब अगर हम लोग पीछे की करेंगे तो थोड़ा टाइम बेटा कम हो रहा है, बस इसके लिए मैंने ये बात बोली है। और साइड बाय साइड आपका रिवीजन भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक। तो जब आपके पास टाइम हो तो, और जो भी चीज़ आपको क्लियर अप करनी है उसको आप देखिए, और आईबीएम का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चैनल सब्सक्राइब करिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, उसकी प्लेलिस्ट में जीएसटी करके आपको मिलेगा, और जब आप उसको खोलोगे तो वो सारे वीडियो लेक्चर आपके डाउन में आपको मिल जाएंगे कि जो हमारे आपके साथ हुए हैं। उसमें टॉपिक वाइज है, तो जो टॉपिक पे आपको चाहिए ऐसे ही रखिए, किसी एक दिन के कोई एक टॉपिक पे आप अपना सुन लीजिए और पढ़ लीजिए, फिर आप अपनी क्वेरी को नोट कर लीजिए, तो आप भी स्पेसिफिक हो जाएंगे कि नहीं उस दिन सर उसमें आप ऐसे बता रहे थे। तो अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज माई ओपिनियन। नाउ यू हैव टू से एनीथिंग, अतिक? नो सर, आई विल रिवाइज फर्स्ट। हाँ, ओके। तो आप सारे लोग बेटा, बी वाले, सी वाले, क्योंकि हमारी आपकी अभी पहली मुलाकात है, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ है और कहाँ तक आप कैसे पहुंचे हैं। तो कोई भी डाउट रह जाता है, प्लीज गो थ्रू इट। कोई भी एक टॉपिक एक दिन उठाइए आराम से, उसका लेक्चर देख लीजिए, खुद से पढ़ लीजिए आपके पास जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद में उसको आप फर्दर फर्दर आप जो भी क्वेरी बने पूछ लीजिए। हाँ, आपका जो पिछला ग्रुप था उस पर मैंने एक या कुछ यूनिट डाले थे, एक दो, तो आपसे ये रिक्वेस्ट आती जी, वो जो एक दो यूनिट हैं वो आप ये कॉमन वाले ग्रुप पे डाल दीजिए। तो जिनको अगर कोई वैसा सपोर्ट चाहिए कि कुछ लिखा हुआ मिल जाए, कुछ नोट्स मिल जाए, तो उनकी मदद हो जाएगी। और बाकी जो आपके यूनिट बच रहे हैं इसके अलावा जो मैंने डाले हैं, तो वो मैं कोशिश करके आजकल में डाल दूंगा। तो आपके पास एक पढ़ने का भी मटेरियल हो जाएगा जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ लेक्चर भी हो जाएंगे। अब आपका काम है कि इन दोनों को साथ लेके टॉपिक वाइज आप पहले जाइए, उसको देखिए, समझिए, पीछे की जो पॉइंट हो गए, फिर उनमें कोई क्वेरी आती है तो आप उसको रेस कर लीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू सेटल डाउन योर क्वेरीज, टू रिजॉल्व द इश्यूज विच यू हैव इन योर माइंड रिगार्डिंग योर स्टडीज। यही बेस्ट तरीका है। इतना काम आप कर लें, फिर आगे का जो चल रहा है इसमें तो हम लोग साथ ही साथ चलते हैं। तो जल्दी से आगे का स्टार्ट करते हैं। द रिटर्न्स, अब मुझे नहीं पता ये बी में हुआ है कि सी में हुआ है कि नहीं हुआ। ए में नहीं हुआ है रिटर्न, तो जल्दी जल्दी से मैं नोट कराऊंगा, फटाफट लिखते जाइए आप। इसमें आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, और जिनके जिनका हो चुका है वो उसको दोहरा सकते हैं देख के कि क्या चीज़ है। तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग कि ये रिटर्न रिटर्न आपको समझ आ रहा है। रिटर्न को मैंने एक्सप्लेन क्या किया था आपको कि बिकॉज द गवर्नमेंट, अब इसको रिटर्न बोलते क्यों है भाई, ये तो मैंने बताया था, शायद बीसी वालों के लिए दोहरा दे रहा हूँ। तो रिटर्न्स मतलब जब हम टैक्स जमा करते हैं तो हमको बोलना चाहिए टैक्स पेयर,
तो जो हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि आई एम सबमिटिंग दिस मच ऑफ मनी विच इज एज ए चार्ज फॉर टैक्स टू मी, तो सम रूल्स सम रेगुलेशंस बिहाइंड इट कि कितना परसेंट लगना चाहिए और आप उस कैटेगरी में आते कि नहीं, सो मेनी थिंग्स। वो जो रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से आप जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हो, दैट इज द रिटर्न। नाउ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द टू टाइप्स, वन ऑन द प्रोफार्मा ऑफ द कमेंट। एक गवर्नमेंट का प्रोफार्मा है कि इस हिसाब से आप भरिए, जैसे आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने आते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, दैट इज द सेट प्रोफार्मा। आप रैंडम तो नहीं लिख सकते मैं फलाना हूँ, फलाने का बेटा हूँ, फलाने की बेटी हूँ, ये पास किया है वो पास किया है। रैंडम एप्लीकेशन तो आपसे नहीं मांगी जाती, आपको एक प्रोफार्मा होता है, उसके ऊपर सब लिखना होता है। सेम विद द टैक्स डिपार्टमेंट, उनका एक प्रोफार्मा होता है, उस हिसाब से आपको चीजें उसमें एंटर करनी होती हैं। तो ये जो प्रोफार्मास होते हैं जिनमें आप अपनी चीजों को लिख के गवर्नमेंट को सबमिट करते हो, दोज आर कॉल्ड द रिटर्न्स। अब इसके अगेंस्ट में जो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगाते हो, दैट इज द एनेक्चर्स विद द रिटर्न्स। वो आपके एनेक्चर्स है जो आप रिटर्न के साथ जोड़ते हो इफ दे आर रिक्वायर्ड। तो अगर आपने बोला कि मेरी ये इनकम है, तो जीएसटी की बात करता हूँ, अगर ये टैक्स जो है टैक्स डिटर्मिनेशन है, इतना टैक्स मुझे जमा करना है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये बिल्स हैं, इन बिल्स के अगेंस्ट में इस रेट से टैक्स पड़ा था, ये इतना इकट्ठा हो गया, नाउ आई एम सबमिटिंग। तो ये जो आपके साथ के बिल हैं, इनकी भी डिटेल कहीं आपको मेंशन करनी पड़ेगी, एंड दैट इज द सपोर्ट डॉक्यूमेंट। जो रिटर्न होगा वो 1 या 2-3 पेज का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक, तो आप जल्दी से हम लोग रिटर्न की बात करते हैं। आपको बात समझ आ रही है? A proforma on which the declaration regarding the income or regarding the tax value or regarding the any liability is submitted by the SSE with the required money which is due to paid। बिल्कुल सिंपल बातचीत है ये। ठीक, तो ये जो काम आप करते हो तो ये रिटर्न है। अब मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि सारा काम जीएसटीएन पोर्टल से होता है। ठीक, जीएसटी नेटवर्क पोर्टल से सारा काम होता है, ऑफलाइन वाला कोई सिस्टम नहीं है। और जीएसटी के पोर्टल को आप यूज कर पाओ, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या दिए हैं आपको? जीएसपीज। जीएसपी मतलब जी फॉर द जीएसटी, एस फॉर सुविधा एंड पी फॉर द प्रोवाइडर्स। यही फुल फॉर्म है जीएसपी का। ठीक, और ये जीएसपी क्या है? जीएसपी आपको उस मोड में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जैसे ईआरपी। समझ आ रहा है आपको? तो ईआरपी के मोड में आपको सुविधा सारी प्रोवाइड कराते हैं। अब ईआरपी का क्या फंक्शन होता है? आप सारे लोग कुछ एमआईएस ई कॉमर्स सब आपका चल रहा होगा, ईआरपी भी आपने कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। क्योंकि यहाँ पे कंटेंट आ रहा है तो मैं उस चीज को डिस्कस जरूर करूंगा थोड़ा बहुत, तभी चीज क्लियर होगी, वरना मैं लिखाता चला जाऊँ बोलता चला जाऊँ तो कभी कुछ क्लियर नहीं होगा। आप भी रट के बैठ जाओगे और एग्जाम देने के बाद 2 दिन बाद भूल जाओगे। ना इंटरव्यू में कहीं मदद करेगी, ना कहीं किसी डिस्कशन में मदद करेगी। तो ईआरपीस क्या है आपके? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द टोटल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। इंटीग्रेशन ऑफ द टोटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी एंटिटी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस एट वन प्लेस। मतलब अब प्रोडक्शन वाला है, कोई मार्केटिंग वाला है, कोई सेल्स वाला है, कोई फाइनेंस वाला है, कई तरीके की एरियाज हैं जहाँ पे कोई एंटिटी काम कर रही है, सबके उसके विंग्स हैं। तो इनकी सारी इंफॉर्मेशन फ्लो होती चली जाए और वो एक जगह पर इकट्ठा है, उसको मैनेजमेंट यूज कर सकता है। साइड बाई साइड लिंकेज कनेक्शन भी हो कि अगर सेल्स वाला चाहे तो वो मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन को देख सकता है एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटिटी, अगर ऐसी जरूरत है तो। ठीक, तो ये सारी फंक्शन जब एक जगह पे हो जाए तो दैट इज द ईआरपी। नाउ सेम ये जो आपका बना हुआ है जीएसटीएन पोर्टल, ये भी पूरा ईआरपी की तरह काम करता है कि अगर आप एसएससी हैं तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देगा विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू। आपको कौन सा रिटर्न भरना चाहिए, पूरा एक सेगमेंट होगा। आप किस दायरे में टैक्सेबल हैं, ये भी पूरा सेगमेंट होगा। फिर ये जो आप बिल्स लगा रहे हैं, इसके साथ में जो चीज़ें हो रही हैं, इनमें क्या टैक्सेबिलिटी बनती है, इनका क्या सिस्टम है, ये भी सब होगा। ठीक, समझ आती जा रही है? तो एक ईआरपी टाइप का सिस्टम है, और इसको जीएसपी को प्रोवाइड करने वाले अधिकतर कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से सॉफ्ट जीएसपी बोल रहा हूँ मैं, जीएसटी का पोर्टल नहीं बोल रहा हूँ। जीएसपी मतलब लिंकिंग फैसिलिटी विद द जीएसटी पोर्टल। तो ये जो जीएसपी को प्रोवाइड करने वाले हैं, ये किस इसमें इस सब तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे टैली,
जैसे एसएपी, ओरेकल, ये एसएपी, ओरेकल, ये सब क्या है? ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सॉफ्टवेयर है। ठीक, इनको यूज करके ये आपको सारी सुविधा प्रोवाइड करा पाते हैं। ये एक परिचय हो गया कि आप अगर जाओगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो कैसे एक्सेस कर पाओगे, कैसे लोग करते हैं। अब जल्दी से हम लोग रिटर्न की बात करते हैं फटाफट। तो रिटर्न में जीएसटी रिटर्न 1, GSTR 1, ये किस चीज के लिए है? फॉर फर्निशिंग द आउटवर्ड सप्लाई। फटाफट लिखिए, फॉर फर्निशिंग द आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स, कि ये जो आपकी सप्लाई है, ये मतलब आप जो बेच रहे हो। आउटवर्ड सप्लाई तो वो हुई ना, इनवर्ड सप्लाई वो है जो आप खरीद रहे हो। तो आउटवर्ड सप्लाई मतलब जो सामान आप बेच रहे हैं नॉर्मल टर्म्स में तो उसका रिटर्न आपको जमा करना है, दैट इज कॉल्ड GSTR 1। और ये कब जमा करना है? ऑन द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जिस महीने में आपकी ये सप्लाई हुई उससे अगले 10 तारीख तक, 10 दिन तक आपको जमा कर देना है GSTR 1। नाउ GSTR 1A, GSTR 1A क्या है? जल्दी से देखिए, आपका कोई भी मॉडिफिकेशन करना है आपको, जो आपने रिटर्न डाला, ठीक, जो भी आपने रिटर्न डाला, कौन सा रिटर्न, कौन सा रिटर्न आपने डाला? एक काम करते हैं, पहले GSTR 2 लिखो, तब समझ आएगा। GSTR 2 फर्निशिंग डिटेल ऑफ द इनवर्ट सप्लाई, 1 फॉर द आउटवर्ड सप्लाई एंड 2 फॉर द इनवर्ट सप्लाई। और 2 वाला आपको कब तक सबमिट करना है? 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जिस मंथ में आपकी सप्लाई है उससे 15 तारीख जो आगे आ रही है। अब GSTR 1A क्या करेगा? जल्दी से देखें, GSTR 1A क्या करेगा? सप्लायर को कम्युनिकेट करेगा। क्या कम्युनिकेट करेगा? कोई एडिशन, कोई डिलीशन, कोई मॉडिफिकेशन अगर उसने GSTR 2 में फर्दर किया है तो वो कम्युनिकेट करना है उसको फर्दर। ठीक, GSTR 2 में कोई मॉडिफिकेशन, कोई एडिशन, कोई डिलीशन करना है तो उसको आप किसके थ्रू बताएंगे? GSTR 1A के थ्रू। हाँ, अब आप सोचोगे यार जब वो दे रहा है तो मॉडिफिकेशन कहाँ से आ गया? आता है क्योंकि आपने अगर रियल वर्ल्ड में अगर आप जाइए तो आपने लोगों से सामान खरीदा हुआ है, हमारा उनका तय हो गया कि इस रेट से हम आगे बेचेंगे और हम आपको भेज रहे हैं, कंटिन्यूस सप्लाई का नेचर है। बिल कटा, वो सामान नहीं आ पाया या उस स्पेसिफिकेशन का नहीं आया, आप उसको लौटा रहे हो। आपने सुना है ना सेल्स रिटर्न, तो अगर आप उसको लौटा रहे हो, अब आपका पुराना बिल कटा हुआ है तो ये मॉडिफिकेशन आया ना उसमें। तो एनी मॉडिफिकेशन, एनी डिलीशन, कि आप तब आप बोलोगे कि भाई ये जो मेरे में परचेज दिख रही है ये नहीं है क्योंकि मैं इतना तो लौटा रहा हूँ, तो दैट एंट्री शुड बी डिलीटेड। या मॉडिफाई होता है कि नहीं, ये जो लिखा हुआ है इसमें ये नहीं चाहिए था, इन्होंने गलत भेज दिया है, मुझको ये वाला चाहिए था डिफरेंट। तो जब इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके लिए? एनी मॉडिफिकेशन, एनी डिलीशन। तो जब ये सब आप काम करोगे तो आपको किस पे बताना पड़ेगा? GSTR 1A पर। और ये जब होगा तो 17th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको ये आगे इंफॉर्मेशन भेजनी है। ठीक, अब जल्दी से देखते हैं आपको GSTR 2A। GSTR 2A ये क्या करेगा आपको कि ये कम्युनिकेट कर देगा आपको कि एनी टाइप ऑफ सर्विसेज यू आर प्रोक्योर्ड, ये सर्विसेज से रिलेटेड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है। ठीक, इन सारी चीज़ों को ये आपको फर्दर कम्युनिकेट कर देगा कि ये अब आपके ने जो बिल डाले इसके अगेंस्ट में ये चेंजेस हो चुके हैं, इतनी चीज़ें आपकी जो है वो पिछली परचेजेस से एडजस्ट हो गई और ये आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गई। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। GSTR 3 मंथली रिटर्न आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब ये जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हैं ये तो एक आप 10 तारीख को दे रहे हो, और लेकिन अभी पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हो पाई है, कुछ उसमें बीच में भी होंगी। ठीक, बिल कटा है, अब आपने पढ़ा था पॉइंट ऑफ सप्लाई में कई दफ़े बिल पहले कटा है, सामान बाद में जा रहा है।
सामान कहीं पहले जा रहा है, कहीं पैसा पहले आ जा रहा है, ये सारी कंडीशंस आपने पढ़ी है ना। टाइम ऑफ सप्लाई किसको माना जाए में, ये 3 केसेस पे ही तो सारा डिस्कशन हुआ है। क्या क्या केसेस थे वो, कि सब पैसा पहले मिला, कि सप्लाई पहले गई, कि बिल पहले कटा। ये 3 पॉइंट थे। तो मतलब डिस्क्रिपेंसीज रहती हैं रियल वर्ल्ड में, कि हमारा बिल कभी पहले कट जाता है, कभी पैसा पहले आ जाता है। दोज आर द डीलिंग्स विद द पार्टीज विच आर इंगेज्ड इन एनी बिजनेस, कि उनके हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं। तो आप जब फाइनलाइज कर दो 1 महीने में उसको, वो जमा कर सकते हो 20 तारीख तक। पर ये मॉडिफिकेशन नहीं है, बहुत ध्यान रखिएगा। मॉडिफिकेशन कौन सा होगा, जब आप किसी चीज को कैंसिल कर रहे हो और बदल रहे हो, ठीक, या जो आपने लिखा वो नहीं है, कोई दूसरी चीज है, तब तो 1A लगेगा। दैट इज द मॉडिफिकेशन और डिलीशन और एडिशन। पर हाँ, ये प्रोसेस में है कि कभी पैसा पहले आ रहा है, कभी बिल पहले आ गया, फिर बिल के बाद अभी ये नहीं जा पाया, तो अब जब आप फाइनल कर लो सारा, इसके लिए 20 तारीख तक देता है आपको, कि 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आप GSTR 3 फाइनल कर देंगे हमारा। ठीक है, ओके। फिर बोलता है GSTR 4, ये उनके लिए कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर द कंपोजिशन स्कीम। और कंपोजिशन स्कीम भी आपके साथ डिस्कस हो चुकी है बेटा, ठीक। तो जो लोग कंपोजिशन स्कीम से बिजनेस करते हैं उनके लिए ये वाला सिस्टम है। 4, 5, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैं। अब आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा कि कुछ नॉन रेजिडेंट होते हैं, कुछ NOR होते हैं। तो जो नॉन रेजिडेंट हैं लेकिन आपके यहाँ GST के हिसाब से वो टैक्सेबल हो गए, उनको कौन सा देना है, 5, ठीक, 5 देना है। हाँ, अब GSTR 4 की एक बात है, GSTR 4 जो आपको जमा करना है वो 18 तारीख तक जमा करना है, 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब इसमें खास बात यह है कि जो GSTR 4 है यानी कंपोजिशन स्कीम वाले, इनको जो रिटर्न देना होता है वो क्वार्टरली देना होता है, ठीक। तो ये क्वार्टरली, जब इनका एक क्वार्टर खत्म हो रहा है तो उसके बाद का जो फॉलोइंग मंथ है उसकी 18th तक ये अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, वहां तक इनके लिए टाइम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5th भी आपके साथ डिस्कस हो गया है। 5th वालों को रिटर्न कब देना है, 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, ठीक, 20th तक दे देना है। अब 6th क्या है, 6th वो लोग हैं, 6th में किनको रिटर्न फाइल करना है, दोज आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सर्विसेज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब आपके हिंदुस्तान के अंदर ही जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट आर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक। तो ये इनको कब तक दे देना है, 13 तारीख तक, ठीक है। GSTR 7, ये किसको भरना है, ये उन लोगों को भरना है कि जिन्होंने TDS काटा है, ठीक। अब ये TDS कैसे कटता है और TCS कैसे कटता है ये डिस्कस हो चुका है आपके साथ, ठीक है। तो जिन्होंने TDS काटा है उनके लिए GSTR 7 है। फिर GSTR 8, ये उनके लिए है कि जिन्होंने TCS काटा है किसी भी सप्लाई पर, उनको कौन सा रिटर्न भरना है, GSTR 8। और GSTR 9 क्या है, एनुअल रिटर्न, ये तो सबको भरना है। ये तो आप मंथली क्वार्टरली जो लोग देते चले जा रहे हैं, उन्हें एंड ऑफ द ईयर उस सबको कंपोज करके एक जगह पर फिर डालना है, दैट इज कॉल्ड द GSTR 9। ये सबको जमा करना है, ठीक। GSTR 9A, ये किनको जमा करना है, GSTR 9A उनको जमा करना है जो कि हमारे कंपोजिशन डीलर हैं, जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, उनको जमा करना है। और GSTR 9B, ये 9 और 10 और 11, फर्स्ट सेकेंड 3, इनको आप याद रखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9 मैंने आपको बता दिया एनुअल रिटर्न है, 9A एनुअल रिटर्न फॉर द कंपोजिशन डीलर्स है। फिर 9B आपका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है टू बी सबमिटेड अलोंग विद द एनुअल रिटर्न, ठीक। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कि आप जो एनुअल रिटर्न डाल रहे हो
इसमें कुछ रिकंसाइल कराना चाहते हो, ठीक है ना, कि कुछ जो आपने ये एंट्रीज पड़ी हुई हैं, आपने बाद में देखा और ये पाया यार कि ये मैंने दे दिया था अप्रैल में, पर इस सामान में जो ये लिखा हुआ है ये रेट सही नहीं है, या इसमें ये जो मैंने अपने गुड्स का मार्का लिखा हुआ है ये सही नहीं है, एनी टाइप ऑफ रिकंसिलेशन। तो ये जो अगर आप कराना चाहते हो तो दैट इज बाय द GSTR 9B, उसके द्वारा होगा ये। और GSTR 10 ये फाइनल रिटर्न है कि अब इसके बाद आपके लिए रिटर्न की गुंजाइश नहीं है। ये और अब आप डेट नोट करते चले जाइए फटाफट। GSTR 9 आपको कब दे देना है? 31 दिसंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 9A कब दे देना है? अगेन 31 दिसंबर। 9B कब दे देना है? अगेन 31 दिसंबर। अब ये जो 10 है, जो फाइनल रिटर्न है आपका, ये आपको कब देना है? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर। ठीक, तो ये आपको फाइनल रिटर्न देना है। 11वां, रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय द पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो GSTN 11 उन लोगों को जमा करना है कि जिनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला है। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब कोई पर्सन कई सारे स्टेट्स में GST में काम कर रहा है, क्योंकि एक तो GST का रजिस्ट्रेशन आपका CGST में होगा, दैट इज सेंट्रलाइज्ड। फिर हर एक, आप कई सारे स्टेट्स में काम कर रहे हो तो हर स्टेट अपना SGST नंबर देगा। ठीक, तभी तो आपकी इनपुट टैक्स सेटल हो पाएगी। तो एक यूनिक कोड आपको मिल सकता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिल सकता है, और जिन बिजनेस पर्सन्स को ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला है उन्हें GSTR 11 भी फाइल करना है। तो इतनी सारी बातें हमारी आपकी रिटर्न्स पे हो गई हैं। तो प्लीज गो थ्रू विच वी हैव डिस्कस्ड। हैव यू रिटन डाउन और यू हैव एनी क्वेरी तो उसको जल्दी से यहीं पूछ के सेटल कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्लीज बेटा, एनी क्वेरी regarding the discussions up till now in this session? कोई क्वेरी बेटा आ रही है अभी तक? Yes, anything you have to ask or you have to say no response. पता तो चलता चले कि हम आप सब साथ हैं। If you have no query, then you can just say is no query, or you have to write down on the chat no query. If you have any query, then ask. But if this is your time to respond on. Yes बच्चों, कुछ पूछना है अभी तक जो हुआ उस पर, ये रिटर्न से रिलेटेड? नो सर। ओके, चलिए, ओके ओके ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। कई सारे नो आ गए भाई, ठीक है ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और फर्दर एक नई बात ले लेते हैं आपके साथ कि दैट इज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। दैट इज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जस्ट 1 minute होल्ड। यस बेटा, अब हम लोग जो लेंगे वो फर्दर, बेटा आप सारे लोगों से अपेक्षा ये है कि आप इसको घर पर देखें और उसके बाद क्वेरी निकलती है तो उसको भी ज़रूर पूछें। ठीक, अब हम लोग जिस चीज़ पर जाएंगे दैट इज़ द पेमेंट ऑफ टैक्स। बड़ी कमाल की चीज़ है, मुझे पता नहीं किस ढंग से अभी आपके साथ डिस्कस हुई है या नहीं हुई है, आई कांट से। द पेमेंट ऑफ टैक्स।
अब इतनी तो बात आपको समझ आ रही है, मुझसे खुल के भैया डिस्कस कर लेना, देन आई कैन एबल टू हेल्प यू। वन साइड कम्युनिकेशन और डिस्कशन, इसको मैं बहुत पसंद नहीं करता कि मैं एक तरफा बोलता रहूँ, आप सुनते रहें, उससे मुझे पता है कि कुछ भी नहीं होगा। द क्लास इज द प्लेस वेयर इश्यूज आर रिजॉल्व्ड। तो जो भी आपके दिमाग में संशय आए उनको पूछते चलिए, उनको खत्म करते चलिए। हर चीज भैया किताबों में लिखी है और हर चीज आप आज के समय में इजीली सर्च कर सकते हैं, देन ढूंढ सकते हैं। देन व्हाट इज द नीड ऑफ द क्लास? द नीड ऑफ द क्लास इज टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कंटेंट विच आर डिस्कस्ड। जो भी चीज हमारे आपके बीच में डिस्कस हो रही है, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े। पढ़ने से नहीं बढ़ता बेटा, क्योंकि अब हम लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कई बार इन सारी चीज़ों से गुजरे होते हैं, देखा होता है, तो एक्सपीरियंस कुछ मैटर करता है। आप अपने से छोटे क्लास के बच्चों को और छोटे लोगों को कुछ चीज़ें अच्छे से बता सकते हैं, तो उसका बेनिफिट आप लोगों को मिले, दैट इज़ वाई डिस्कशन इज नीडेड। तो मेरी बराबर यही गुजारिश है कि इनको सारी चीज़ों को आप देखें, जो जो मैंने बोला हो गया है उसको आप देखें और फिर पूछें आप। तो अब हम लोग जो लेने जा रहे हैं इस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए, और फिर आगे कोई डिस्कशन या कोई पॉइंट आपका बनता है तो आप मुझसे पूछेंगे। अब ये पेमेंट कैसे होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, किसकी ऑनलाइन है, जीएसटीएन पोर्टल पर है, ठीक। तो पेमेंट जो होगा तो उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर। देखिए फटाफट, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर, इसके थ्रू पेमेंट होगा। समझ आ रहा है आपको? लेजर मतलब अ टाइप ऑफ अकाउंट। भाई जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे थे बेसिक्स में, द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग या बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो उसमें सबसे पहली चीज़ द रिकॉर्डिंग। आपने कोई ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड किया जर्नल एंट्री में। फिर क्या करते थे आप, लेजरिंग। याद आ रहा है? तो लेजरिंग करते थे ना आप, अब आपने उनके सबके अकाउंट बना दिए अलग अलग। तो आपका पेमेंट कैसे होगा? पैसा ले जाके जमा करना है, हाँ जमा करना है, जहाँ पे जमा करने की ज़रूरत है जमा करना है। जहाँ पर जमा करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, टैक्स तो देना ही है। अगर किसी चीज़ पर कोई टैक्स है तो सरकार टैक्स तो लेगी, ठीक। अब ये लेजरिंग क्यों आ गई? आप देखते ना कि दो तरीके की उसी अकाउंटिंग के एग्जाम्पल से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि आपकी परचेज कितनी तरीके की होती है। दो तरीके की, वन वन कैश, वन क्रेडिट। दो तरीके की परचेज है, दो तरीके की सेल है। कैश परचेज है तो आपको लेजर बनाने की जरूरत तो है भाई, लेजर तो बनेगा क्योंकि अकाउंट बोलता है कि लेजर बने, पर एक चला जाएगा कैश बुक में, एक चला जाएगा डायरेक्टली सेल्स में। किसी व्यक्ति के नाम आने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन जहां पर क्रेडिट परचेज या सेल है वहां पर क्या होगा, सेल और परचेज के साथ में क्या आएगा, लोगों के नाम आएंगे, क्योंकि कैश तो हुआ नहीं, उधार लेन देन हुआ है। तो अब ये जो उधार लेन देन है, कहीं डेबिट हो रहा होगा कहीं क्रेडिट हो रहा होगा। तो जब ये डेबिट क्रेडिट बन के डेटर या क्रेडिटर के रूप में हमारी बैलेंस शीट में खड़ा हो जाएगा, तो वो जो मेरा डेटर क्रेडिटर है कल को पैसा देगा या लेगा, तो उसका एडजस्टमेंट आपको करना होगा ना। तो जब ये एडजस्टमेंट आपको करना है तो इसको क्या बोलते हैं हम, लेजरिंग। बात समझ आती जा रही है? लेजरिंग। अब ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर के थ्रू पेमेंट होगा। मतलब एक एक एसएससी के नाम का खाता पोर्टल पर होगा, यानी आपने जो बिल लगाए उसके अगेंस्ट में जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो लेजर पर आपको शो हो रही होगी। साथ ही साथ आपके अगर कुछ क्लेम्स इन द रिगार्डिंग ऑफ द टैक्स वैल्यू बनते हैं जो पीछे से हैं, आपको कुछ रिफंड्स लेने हैं या आईटीसी लेनी है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक, वो अगर आपको आईटीसी लेनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है, तो उसके भी वैल्यूज रिजल्ट आपको उस पर दिख रहे हैं, उनको आप एडजस्ट करा लीजिए, अपने हिसाब से कम करा लीजिए, और फिर अगर कुछ पैसा बचता है तो आप पेमेंट कर दीजिए। या जो आपका पिछला इनपुट टैक्स है वो इतना ज़्यादा है कि उसमें से आउटपुट टैक्स आप पेमेंट कर दें, उसके बाद भी इनपुट टैक्स बढ़ता है तो वो एडजस्ट करा लीजिए। तो जब हम ऐसे पीछे की चीज़ों का एडजस्टमेंट कराते हैं तो हमें लेजर्स की ज़रूरत होती है। हमें पता तो होना चाहिए भाई ना कि इनका कितना बाकी है।
समझ आ रहा है ना? अगर मैंने आपसे 200 रुपये उधार लिए तो मुझे कहीं लिखना पड़ेगा? कल को मैं 100 दे दूं तो फिर मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, देखिए साहब इस डेट में मैंने 200 लिए थे, ये 100 मैं पेमेंट कर रहा हूँ, अब 100 बच रहे हैं। तो ये एक छोटा सा काम लेजर ही तो है। ठीक है, तो ये जो लेजरिंग है, तो इनका पेमेंट कैसे होगा? बाय द इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर। किस चीज का? टैक्स का। ठीक है, अब ये लेजर बनेगा कैसे, इसका बैलेंस कैसे बनेगा? इंटरेस्ट आ रहा है आपको? समझ आ रही है बात? बात समझ आती जा रही है ना? रेंडमली आपको नहीं करना इनकम टैक्स की तरीके से कि आपने पूरा कैलकुलेट किया और बताया कि भाई 2 लाख के ऊपर इस स्लैब में और इस हिसाब से और सरचार्ज लगा के मेरी ये टैक्स बनी है और ये मैंने इनकम टैक्स के अकाउंट में जमा किया, ये मेरा रिटर्न है, ये मैं भेज रहा हूँ। ये नहीं करना है आपको। जैसे ही आप अपना एसएससी नंबर उस पोर्टल पे डालोगे तो एक लेजर आपके नाम के खुल कर आ जाएगा। वो जो आपके पास रिटर्न्स हैं या अभी जो मंथली रिटर्न आप जमा करते चले जा रहे हो, क्वार्टरली जमा करते चले जा रहे हो, उस हिसाब से जो जो टैक्स लाइबिलिटी बनती चली जा रही है उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करके लेजरिंग बनाएगा। पीछे का अगर आपको कुछ देना लेना है तो वो सारा सेटलमेंट होगा और फाइनल वैल्यू निकल के आ रही होगी। अब ये बनती कैसे है, फटाफट नोट कर लीजिए। पहला होगा द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेबल, जो आपका टैक्स पेबल अमाउंट है वो लिखा होगा। दूसरा इस पे पॉइंट लिखा होगा एनी इंटरेस्ट और एनी लेट फी। अगर आप किसी वजह से डिले कर गए तो जो इंटरेस्ट पड़ते हैं, जो लेट फीस पड़ती है, वो क्या हुई और कितनी हुई, दूसरे में पॉइंट में ये जुड़ा होगा। तीसरे पॉइंट में क्या जुड़ा होगा? एनी मिसमैच ऑफ द क्रेडिट। आपने जो क्रेडिट क्लेम की, वो क्रेडिट डिपार्टमेंट के आपके बिल जो दिया और जो डिपार्टमेंट के पास में जो डेटा है दूसरे ट्रेडर का जिसके अगेंस्ट में आपकी ट्रेडिंग है, वो बिल आपस में मिसमैच करते हैं, इसलिए आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिसअलाउ किया जाता है। तो ये एक अमाउंट बन जाएगा दैट इज चार्जेबल। ठीक है, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है ये कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक, तो आपको जो लेना है बेसिकली ये समझ लीजिए, जो डिपार्टमेंट से आपको लेना है उसके अगेंस्ट में जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, तो आपका क्लेम कम हो रहा है। जब आपका क्लेम कम हो रहा है तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपका क्लेम सस्टेन करता तो वो घटता तो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती, और आपका क्लेम घट तो रहा नहीं है, वो तो बढ़ रहा है। तो आपका क्लेम जो है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो अगर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। तो तीसरा फिगर ये हो गया। ठीक, कोई दूसरे तरीके की आपके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, उससे रिलेटेड कुछ आपके ऊपर बर्डन आ रहा है तो वो जुड़ जाएगा। टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स, आपने कोई टैक्स सोर्स पे डिडक्ट किया हुआ है, वो ऐड हो जाएगा। टैक्स कलेक्ट किया हुआ है एट सोर्स पे, वो ऐड हो जाएगा। टैक्स पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज में आपके ऊपर कुछ टैक्स की लायबिलिटी आती है तो वो ऐड हो जाएगी। ठीक, एंड द अमाउंट पेबल बाय द डिपार्टमेंट, ये जो सारी चीज़ें हैं कि कोई भी तरीके की आपको पेनल्टी देनी हो, किसी तरीके का लेट, किसी तरीके का कुछ, सबको ला के एक जगह कर देगा और इन सब का टोटल कर देगा प्लस माइनस में। इससे आपका क्या बन जाएगा? द फाइनल बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। इसमें माइनस की फिगर्स भी कंसिडर कर लेगा कि क्या क्या आपको घटवाना है। ठीक, क्या क्या आपका जोड़ना चाहिए। तो ये जो आपका बन गया, तो ये तो लायबिलिटी लेजर हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अब दो तरीके के लेजर आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, आपके बनेंगे। ठीक, कौन कौन से? एक कैश लेजर और एक क्रेडिट लेजर। जस्ट ए मिनट बेटा, जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन। ओके, तो हम लोग कहाँ पर थे कि अब आपको दो तरीके के लेजर मेंटेन होंगे आपके। एक तो कैश लेजर
और दूसरा क्रेडिट लेजर। इंटरेस्ट बनाए रखिएगा, बड़ा ही अच्छा आपको लगेगा और बड़े अच्छे से समझ आएगा। पर थोड़ा फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कई सारे नए टर्म्स आ रहे होंगे, नए ढंग से चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा होगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सेशन हो गए हैं, तो पीछे के लेक्चर ज़रूर देखिए, तब आपकी क्वेरी में स्ट्रेंथ आएगी और मजबूत बनेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब ये क्रेडिट लेजर क्या है कि जो आपके ऊपर इनपुट टैक्स आपने पे किया हुआ है, इसका क्लेम आप बताओगे, मैंने इस बिल से ये सामान खरीदा था, इसके साथ में ये टैक्स लग के आया था, और अब जीएसटी बोलता है कि उस टैक्स को आप आगे फॉरवर्ड मत करो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तो आप उसको एक जगह लिखोगे, हाँ लिखेंगे भाई, तभी तो वापस मिलेगा। हाँ तो लिखो, जैसे आपने उसको लिखा कि इस बिल के अगेंस्ट में ये अमाउंट था, इस पे ये टैक्स में दे के आया था, इनपुट टैक्स, तो वो एक लेजरिंग होती चली जा रही है, और वो आपकी क्रेडिट आपको डिपार्टमेंट लौटाएगा। तो इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो एक लेजर में ये मेंटेन होगी, और ये लेजर आपका इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यार अभी आपकी क्लास के कुछ लोग एंट्री मांग रहे हैं, इतनी देर में एंट्री नहीं, 10-15 मिनट, 10-12 मिनट क्लास के बच्चे। ठीक, एक काम थोड़ा सा, यस, बी और सी के सीआर है साथ में यहाँ पर। यस बेटा, बी का सीआर कौन है क्या यहाँ पर? यस, सेक्शन बी। कितने लोग सेक्शन बी के हैं? जल्दी बेटा, टाइम नहीं वेस्ट करो, फटाफट बताओ मुझे, सेक्शन बी के। यस सर। हाँ, तो आप सीआर हैं सेक्शन बी में? नो सर, सर सिया, प्रखर और मल्लिका है। ओके, एंड सेक्शन सी? सेक्शन सी का कौन है यहाँ पर बेटा रिप्रेजेंटेटिव? सेक्शन सी से कौन है? यस, वंशिका, यू हैव सेड आप सेक्शन सी से थे शुरू में। यस सर, Yes, सेक्शन sir. सी से सर हम भी हैं। हाँ अच्छा, आप भी हैं, वेरी गुड। तो सेक्शन सी का सीआर? सर स्नेहिल कटियार और उत्कर्ष गुप्ता, बट सर शायद ओके, प्रेजेंट अभी नहीं है। क्लास में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग का जो भी अपना साथ का ग्रुप है या जैसे भी डिस्कस हो, तो ये मैसेज प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आपने देख ही लिया किस हिसाब से क्लास को चलने या चलाने का मेरा इरादा है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है विद इन 10 मिनट्स और हार्डली 15 मिनट्स, वरना बेटा आपकी स्ट्रेंथ तीनों क्लास की मिला के 151, 150 की लगभग स्ट्रेंथ है। अगर मैं हर 2-2 मिनट में अलाउ करता रह जाऊंगा बीच बीच में, तो आप खुद समझ सकते हो कि द फ्लो ऑफ द डिस्कशन इज गोइंग टू बी ब्रेक, और कितना खराब होगा। तो वो फिर उस हिसाब से हमारी आपकी कोई बातचीत अच्छी नहीं हो पाएगी, एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी। अगर आप ऐसा चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसा भी कर दूंगा, लेकिन बेहतर ये है कि टाइमली जिनको भी आना है, मेरी ये कंपल्सन नहीं है सारे लोग आओ यार, जिनको भी आना है टाइमली आओ, तो जो जो डिस्कशन हो वो अच्छा और मजबूत हो। फिर आप अपने साथियों में बात कर लीजिए ना उसकी, मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं है, ना कोई चिड़े 11 आदमी आए, पर जो आए वो इतना उसको मिले कि वो बाकियों की भी मदद कर पाए या खुद की मदद कर पाए। अब अगर ये 5 मिनट 7 मिनट पहले कोई मिस्टर प्रणव जुटे पड़े एंट्री के लिए, तो इनको मैं एंट्री दे भी दूंगा, तो आज का जो कुछ भी डिस्कस हुआ इसका क्या फायदा इनको मिलने वाला? नथिंग। तो चेहरा दिखाने के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज आप लोगों के द्वारा आपके बीच चला जाए तो वो बहुत अच्छा है। बात समझ आती जा रही है ना? एनी डाउट? और इसको कहीं से भी वो मत समझिएगा कि थोड़ी हार्ड बात है या यार ये बड़ा स्ट्रिक्ट बात है। आप बेटा बताओ, क्लास के डिस्कशन के लिए क्या ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है? प्लीज़
थोड़ी देर पढ़ाई की बात हम लोग बंद कर देते हैं, फ्रीली बताइए। क्लास के डिस्कशन के लिए हमारा डिस्कशन अच्छा हो, डिलीवरी अच्छी हो, हम लोग मिल के कुछ बेहतर सीख पाएँ, हम लोग मिल के कुछ बेहतर सीख पाएँ, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ छोटे-छोटे से डिसिप्लिन हो। वरना कभी भी आप आते रहेंगे हर 2-2 मिनट में, तो हर 2-2 मिनट में हम एडमिट ही करते रहेंगे, बार-बार मेरा ध्यान स्क्रीन पे जाएगा, बार-बार हो जाएगा कि यार ये तो क्या, कि बिकॉज़ एनी डिस्कशन इज़ द फ्लो ऑफ थॉट्स ऑफ इन द फ्लो ऑफ माइंड, तो वो भी बेटा खराब होंगे। और उससे ज़्यादा मुझे आपको इसलिए टोकना है, हो सकता है मेरी बात खराब लग रही हो, क्योंकि अब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, इसके बाद आपको किसी अच्छे पीजी में जाना है, कुछ लोग जॉब की ओर कन्वर्ट हो सकते हैं, कुछ बिजनेस की ओर, जहाँ पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, जहाँ पर आपके काम को परखा जाएगा और देखा जाएगा। तो हो गई यार बहुत सारी वॉच इंटर के बाद 2 साल 3 साल आपकी, तो अब थोड़ी मैच्योरिटी भी आपके साथ जुड़नी चाहिए, आनी चाहिए। नहीं नहीं आनी चाहिए बेटा, अब तो उम्र के साथ आनी भी चाहिए ना, तो वो भी डेवलप हो, इसलिए मैं इस जगह पे खड़ा हूँ कि मुझे बोल भी देना चाहिए आपको कि भाई, तो अगर ऐसा होता रहेगा तो हम सब मिलके बड़े अच्छे हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये मैसेज अगर आप लोग अपने साथ ही आपस में बांट लें, इसी प्यार से जैसे मैंने बांटा है, नथिंग हार्श की अरे भैया बड़े टाइट है वहाँ आने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक, लेकिन वो बेहतर होगा। चलिए, तो हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं, जो भी हमारे पास 8-9 मिनट बचे हैं ये बेहतर यूटिलाइज हो जाएं। तो 2 तरीके के लेज़र आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, वन इज़ द कैश एंड वन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। क्रेडिट आप समझ गए कि पीछे से जो आप लेके आए हो उसकी सारी एंट्रीज उसमें आएंगी, और कैश लेज़र में क्या आएंगी, जल्दी से देखते जाइए आप। कैश में वो आएंगी कि जिनकी आप पेमेंट करोगे वही तो इसमें आएगा ना, वो तो आपको पेमेंट नहीं करने वाला, वो तो उठा के आपके क्रेडिट लेज़र में डाल देगा कि एडजस्ट कराते रहिए। आप ही बहुत डिमांड करोगे नहीं यार पेमेंट करो, तो भले पेमेंट हो जाए आपका, ठीक। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में क्या क्या होगा, आप जल्दी से देख लो कि कुछ चीज़ें आपको कैश लेज़र से पेमेंट करनी ही पड़ेंगी, दैट इज़ द इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी। ये आपकी पिछली इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेज़र है उनके फंड से एडजस्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के फंड से आपकी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट होगी, नोट करते जाइए तो ये आगे आपको काम आएगा। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो तो एडजस्ट हो जाएगी आपकी पिछली टैक्स लायबिलिटी से, लेकिन अगर कोई पेनल्टी जनरेट हो रही है, ठीक है, किसी तरीके का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, किसी तरीके की लेट फीस जनरेट हो रही है, तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से एडजस्ट नहीं हो पाएगी, ठीक। और उसको आपको कैश से ही पेमेंट करना पड़ेगा। और जब आप कैश से पेमेंट करोगे तो एक चालान आपको डालना पड़ेगा उसके साथ में, वो किस पर पड़ेगा, जीएसटी फॉर्म पेमेंट का, पीएमटी, जीएसटी फॉर्म नंबर होगा उसका जीएसटी पीएमटी मतलब फॉर द पेमेंट, कैपिटल में होगा सारा 06। ये कॉमन पोर्टल पर एक आपको फॉर्म मिलेगा चालान के रूप में, जिसके थ्रू आपको ये सारे पेमेंट्स जो कैश के हैं वो करने पड़ेंगे, ठीक। अब ये जो कैश के पेमेंट्स हैं ये भी कैसे होंगे, क्योंकि टोटली ये ऑनलाइन पोर्टल है तो कोई नगद पैसा जमा नहीं होने वाला है, तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, बाय ऑथोराइज बैंक्स, सेकेंड बाय क्रेडिट एंड और द डेबिट कार्ड, और बाय एनईएफटी और आरटीजीएस, ठीक, और बाय द ओटीसी। ये ओटीसी क्या है, ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथोराइज बैंक, ठीक। तो ये सारे काम जब आप कर रहे हो, ठीक है, अब इसमें फिर फर्दर आपके लिए ओटीसी मतलब इसमें आपके लिए चालान भी आ जाएंगे जो बैंकों में आप जमा करते हो डायरेक्ट, कैश भी आ जाएगा, चेक भी आ जाएगा, और डिमांड ड्राफ्ट भी आ जाएगा कि आप जाइए बैंक की में कोई अकाउंट है वहाँ जमा कर दीजिए, फिर उसको आप इनके कैश लेजर पर अपलोड कर दीजिए। एनईएफटी से पेमेंट करिए तो इन्हीं के पोर्टल से हो जाएगा, आरटीजीएस से पेमेंट करिए वो भी इन्हीं के पोर्टल से हो जाएगा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड कर दीजिए, ठीक, इंटरनेट बैंकिंग से कर दीजिए। ओटीसी से करते हो तो आपको बैंक तक जाना ही पड़ेगा, अपनी बैंक तक, वहाँ से आप पेमेंट करिए और फिर उसको कैश लेजर पे चढ़वा दीजिए, ठीक, एंट्री डाल दीजिए उसकी। तो ये सारे आपको क्या हो गया, कैश लेजर के काम है, और इसके लिए पीएमटी 6 लगने वाला है।
आईटीसी भी आपको समझ आ गया है। अब ये कॉमन पोर्टल करेगा क्या, ये सारे ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के आपको आइडेंटिफाई करेगा, उस पर आपकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि जैसे आप पेमेंट कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पर आपकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा। तो वो फर्दर आपके जो लेजर है उसको एक तरीके से अपडेट कर देगा, क्लियर, आपके लेजर को अपडेट कर देगा। दूसरी बात, एनी, जो मैंने पहले भी बोली, एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, एनी टाइप ऑफ पेनल्टी ये कैश से जमा होगी, ठीक, मतलब इसका एडजस्टमेंट बाय द इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा, ये आपको कैश लेजर पे जमा करनी पड़ेगी। और कैश लेजर का मतलब कैश ही नहीं, कैश के थ्रू, चेक के थ्रू, डीडी के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, कैसे भी, ठीक, ये आपको करनी पड़ेगी। बहुत ही शॉर्ट में मैं बताता चला जा रहा हूँ आपको, जिससे आपको जल्दी से चीज़ें समझ आती चली जाएं। अगर आपने इंटरेस्ट को डिले किया तो फिर उस पर पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक, और ये पेनल्टी कितनी होगी जल्दी से नोट करो, नॉट एक्सीडिंग 24%, 24% तक कुछ भी ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। वो जो असेसिंग ऑफिसर वहाँ पे बैठा है, 24% तक, मतलब चाहे तो 2, 4, 6, 8, 10, दैट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन। और ये डिस्क्रिएशन कहाँ से क्रिएट करेगा, ऑन द नेचर ऑफ द फॉल्ट यू हैव मेड, कि जो आपकी गलती है उसको किस रेट में कैटेगराइज किया जाए, इस हिसाब से वो 24% तक की पेनल्टी लगा सकता है आपके ऊपर। कि अगर आपकी जो एक्सेस क्लेम हो रही है, एक्सेस रिफंड आपने ले लिया, इसी कारण से एक्सेस क्लेम हो गई आपकी, तो इतना लगा सकता है। डीले के ऊपर 18% तक लगा सकता है। अगर आपने इंटरेस्ट को पेमेंट करने में डिले किया तो 18% तक लगा सकता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें ज़रूर लिखिएगा, ऐसे ही पॉइंट वाइज जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक। अगर कोई पेनल्टी बनती है और उस पेनल्टी को आप फर्निश नहीं करते, उस इंफॉर्मेशन को आप हाइड करते हो, तो आपके ऊपर फर्दर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, कि जो कि कितनी हो सकती है, 5,000 रुपये तक। किसी भी इंफॉर्मेशन को हाइड करो आप तो इसकी पेनल्टी कितनी लग सकती है, 5,000 रुपीज तक लग सकती है। कोई स्टैट अगर आप हाइड करते हो, मतलब सम न्यूमरिक वैल्यूज, कुछ डेटा आप हाइड करते हो, तो कितना हो सकता है आपके ऊपर पेनल्टी, जैसे रिटर्न में आपको देनी चाहिए आप नहीं देते हो, तो दैट फाइन शुड बी द 10,000, 10,000 रुपये तक का हो सकता है। और अगर उससे भी ऊपर जाएगा तो उसके बाद एक टाइम देगा, वहां तक अगर आप पेमेंट उसका नहीं करते हो, देन 100 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द ऑफेंस इज मेड, कि जहां पर आपने ये गलती की, जहां पे आपने डेटा नहीं दिया, वहां से जितने दिन लेट हो गए हर दिन के हिसाब से 100 रुपये लगा के 25,000 रुपये तक आपके इस पेनल्टी को ले जा सकता है। किस पेनल्टी को, विच इज अगेंस्ट द नॉन शोइंग और द नॉन करेक्ट शोइंग, दोनों बातें आ गई, नॉन शोइंग एंड नॉन करेक्ट शोइंग। फेल कर दो आप, गलत बता दो, गलत बताना भी ना बताने के बराबर है, ठीक, उसको फर्निश नहीं करते आप स्टैट्स को, उस डेटा को, तो ये पेनल्टी लग सकती है, ठीक। जर्नल पेनल्टी, कि अगर आपके कुछ रूल और कुछ एक्ट्स हैं उनको अगर आप वायलेट करते हो तो जर्नल पेनल्टी 25,000 रुपये तक की लग सकती है। थोड़ी थोड़ी बातें हमने आपके साथ डिस्कस की, और क्लास का टाइम काफ़ी कुछ ख़त्म हो रहा है हमारा आपका, तो अब कल मुलाकात होगी। और चलते चलते मेरा ये कहना है कि इनको थोड़ा देखाइएगा आप, जो टॉपिक चल रहे हैं, तो काफ़ी आसानी होगी। नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी तो उसको आप जल्दी से पूछ सकते हैं। एनी क्वेरी बेटा रिगार्ड टू दिस सेशन, रिगार्डिंग टुडे सेशन, एनीबडी हैव एनी क्वेरी? नो सर, सर चैनल का नेम बता दीजिए एक बार। IBM का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, IBM CSGMU ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक।
इस चैनल पर आप जाओगे, प्लेलिस्ट में जीएसटी जैसे ही डालोगे आप, तो वो सारे आपको लेक्चर दिखने लग जाएंगे जो हमारे आपके साथ हुए हैं, विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेट एंड द कंटेंट। तो जो आपको सुटेबल है उसको आप सर्च करके देख लीजिए। ठीक, बाकी कोई दिक्कत रह जाती तो कल बता दीजिएगा, तो उसको और हम आपसे अच्छे से क्लियर कर देंगे। ओके, कोई क्वेरी आपकी तरफ से नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होती है एंड हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू।